एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ सीरीज में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक हिस्ट्री एंड सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप एसएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, एमएनएस दीजिए, कोई भी एग्जाम, आप एफकेट दीजिए, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सीरीज में मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो उसमें मैंने हिस्ट्री के आपके साथ एंशिएंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के करे थे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मिडेवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे बहुत अच्छे से। एंड इन बिटवीन कोई भी डाउट रहे तो प्लीज आप लोग अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी लोगों को भी काफी ज्यादा यूजफुल यहाँ पे मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। क्लियर? तो मैंने आपको बहुत सारे फर्स्ट क्लास में ये समझाया था कि जो मिडेवल हिस्ट्री होती है ना, जो यानी कि जो मिडेवल हिस्ट्री है आपकी, मिडिल वाली हिस्ट्री, ये पर्टिकुलरली वो हिस्ट्री है जहां पर हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में मुस्लिम का इन्वेजन होता है। आपको समझाया था कि अलग अलग रिलीजन्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताया था हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आज भी ये प्रोमिनेंट रिलीजन है ना। तो मिडेवल हिस्ट्री वाला टाइम वो टाइम है जहां पर मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ था हमारे इंडिया में। यहाँ पर गौरी आया था, गजनी आया था, इन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे अपने स्लेव को छोड़कर गए, दिल्ली सल्तनत बनी, फिर आपका बाबर आया, तो बाबर ने यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी क्या बनाई, पूरा का पूरा यहाँ पे मुगल एम्पायर बनाया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था। ठीक है, तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस टॉपिक से। What role did oral tradition play in the preservation of tribal stories? तो क्या रोल जो है यहाँ पर प्ले किया गया है ट्राइबल स्टोरीज को प्रिजर्व करने के लिए? पहली चीज बताइए, ट्राइबल पीपल केप्ट डिटेल रिटन रिकॉर्ड ऑफ देयर हिस्ट्रीज एंड ओरल ट्रेडिशन वाज नॉट सिग्निफिकेंट इन प्रिजर्विंग ट्राइबल हिस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ओरल ट्रेडिशन वर द प्राइमरली मीन ऑफ प्रिजर्विंग एंड पासिंग डाउन द ट्राइबल हिस्ट्रीज। And last one is contemporary history did not use the oral tradition to return the tribal histories. Basically यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या चीजें हैं, क्या वो मेथड है जिसको हम लोग यूज करके किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की या आप कह लो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की ट्रेडिशंस को, उनके रिचुअल्स को, उनके प्रेयर्स को हम कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड है ये पूछा है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी हर एक हिस्ट्री में पूछ सकता है, नॉट ओनली मिडिवल, आपका एंशिएंट में भी पूछ सकता है, आपका मॉडर्न में भी पूछ सकता है, बट हर किसी के इसमें अलग अलग डिफरेंट अप्रोच होती है। यहाँ पर क्या है देखो, ओरल ट्रेडिशन वर द प्राइमरली मीन ऑफ प्रिजर्विंग एंड पासिंग डाउन द ट्राइबल हिस्ट्रीज। ओरल ट्रेडिशन का मतलब आप लोग समझते हो, ओरली जो चीजें हैं आपकी एक जनरेशन से आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो रही है। तो ओरल ट्रेडिशन जो है यहाँ पर प्राइमरली मीन है जिसमें आपका ट्राइबल हिस्ट्रीज को जो है रिकॉर्ड डाउन किया है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो देखो आगे आपके इंपॉर्टेंट फेमस रूलर बाबर मुगल के उससे बिलोंग करता है, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, ये सब कौन है? ये सब बाबर के ही वंशज हैं। बाबर ने ही यहाँ पर मुगल का एम्पायर, मुगल का एस्टैब्लिशमेंट किया था। बाबर आया था, बाबर पहला पर्सन था जो इंडिया में तोपों का इस्तेमाल करके उसने बैटल करी थी, जिसमें वो 4 साल रहा और चारों के चारों साल उसने लड़ाइयां करी और हर एक बैटल में वो विनर रहा। तो उसने यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर जो रूल करे थे दिल्ली में, उनको उनके साथ लड़ाई करके उनको हरा के इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर जो कि दिल्ली सल्तनत के थे, उनके साथ फाइट करके लोदी डायनेस्टी का एंड किया और अपना एम्पायर बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो अपने एम्पायर में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना यहाँ पर पूरा मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट किया। तो उसमें सबसे पहले लीडर कौन थे हमारे? बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, ऐसे आपने पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पर क्या पूछा है देखो, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपका था अकबर। हुमायूं भी था, बट जितने भी अच्छी पॉलिसीज, अच्छे काम जिसने किए वो हमेशा अकबर ने किए हैं। और जितने भी चीजों को तोड़ने का काम, जितनी भी मॉनेस्ट्रीज हो गए आपके, जो भी डिस्ट्रॉय का काम, वो करने वाला आपका कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, योगा वशिष्ठा वर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन बाय द निजामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके रीजन के टाइम पे ये हुआ था? ये बहुत ही फेमस बुक है योगा वशिष्ठा। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि किसके ऊपर है, किसने ट्रांसलेट करी थी, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बात करें अगर हम योगा वशिष्ठा की, इसको हम लोग बोलते हैं वशिष्ठा योगा, एक हिंदू स्क्रिप्चर है जिसमें ट्रेडिशनली जो है एट्रीब्यूट किए गए हैं टू दी वाल्मीकि को। वाल्मीकि के बारे में आपने सुना होगा। ये आपकी रिकाउंट करती है डिस्कोर्स ऑफ सागा वशिष्ठा टू द यंग प्रिंस रामा।
आपने पढ़ा होगा, वाल्मीकि ने जो लिखी है, राम के ऊपर पूरी स्टोरी है आपकी, ये कंटेन करता है। वशिष्ठा की टीचिंग को टू दी रामा आर एसोसिएटेड विद दी आदिवत्ता वेदांता, द इल्यूजनरी नेचर ऑफ मैनिफेस्ट वर्ल्ड, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूअलिटी। मतलब इसमें इन चीजों के बारे में बेसिकली बताया गया। तो जो एक बुक है ना, ये आपकी डेटेड है, मतलब किस टाइम पीरियड में लिखी गई है, तो 11th से लेके 14th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में ये लिखी गई है। और जनरली ऐसा है कि ये लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है संस्कृत की आफ्टर दी महाभारत एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ योगा। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो महाभारत की जो टेक्स्ट है ना, वो सबसे बड़ी टेक्स्ट है, उसके बाद सेकंड यही आता है। इसमें बेसिकली जो है किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपका योगा के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो योगा वशिष्ठा जो है ये आपकी ट्रांसलेट करी गई थी पर्सियन में, किसके द्वारा, निजामुद्दीन पानीपत के द्वारा, किसके टाइम में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, अकबर के टाइम में इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका, 1। तो मैंने आपको बताया अकबर के दरबार में ही आपके 9 रत्न भी थे। तो अकबर वाज दी पर्सन जिसने सारे अच्छी पॉलिसीज करी, अच्छे रिलीजन को बिठाने के लिए, वो बाय रिलीजन वो मुस्लिम था वो, लेकिन उसके ट्रेडिशन में, उसके वर्क में था कि वो सब कम्युनिटी के लिए उसने आपका एक पर्सन, एक प्लेस बनाया था जहां पे वो डिस्कस करता था इन चीजों के ऊपर। तो अकबर काफी अच्छा रूलर आपका था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुलाधरन। तो इनमें आपको बताना है कि किसको हम इस निकनेम से जानते थे। हर एक टर्म को देखिए, अलग अलग टर्म को हम लोग यूज करते थे किसी पर्टिकुलर चीज को डिनोट करने के लिए। तो पहला है यहाँ पर अरब मर्चेंट, उसके बाद है आपका कुलेंडर्स, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्शियन कैलीग्राफिस्ट एंड लास्ट वन इज सैयदीस। अब देखो इसमें बेसिकली आपका आंसर है सैयदीस। सैयद आपकी लास्ट एक डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में ही, इसको हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर नाम से, कुलाधरन। ये एक रिलीजियस क्लास है किसका, इस्लाम कम्युनिटी का, जो कि कंपोज करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स को, नेमली जिसमें आपके मिलेंगे एस्थेटिक्स हैं, सैयदीस हैं, पेरिस हैं और उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके आगे चलने वाले वंशज हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका ये है बेसिकली इन्हीं कम्युनिटी में एक बिलोंग करते हैं आपका थेलोजियंस। ये उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं, जिनका फंक्शन और पोजीशन जो है स्टेट में ये डेल्ट करता है प्रीवियसली, और ये जो है ये ऑक्यूपाइड करते हैं बेसिकली जुडिशियल और रिलीजियस ऑफिसेस को। ठीक है, किंगडम, और ये कलेक्टिवली आपका नोन थे दस्तर बंधन के नाम से और टर्बन के नाम से, इनको हम लोग बोलते थे बिकॉज दे वोर दी ऑफिशियल हेड ड्रेस एंड टर्बन, मतलब ये उस तरह का ड्रेस पहनते थे और हेड डाउन पहनते थे, इसलिए इनको हम लोग बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन होगी। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान जो है वो आपका इंडस के पास पहुंचा था एंड वहां पर उसने परस्यूट किया था इस पर्टिकुलर प्रिंस के साथ, ये बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड द मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। क्या ये टाइम आपका ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक था, जब तैमूर ने ऑक्यूपाई किया था आपका मुल्तान को और क्रॉस किया था, कह रहा है, इंडस रिवर को। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवाराया सेकंड ऑफ विजयनगरा एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो देखो पहले के टाइम पे बेसिकली क्या होता था, अगर किसी भी रूलर को इंडिया में आना है या कोई भी फॉरेन एम्पायर इंडिया में आना चाहता है तो लैंड रूट का बेसिकली यूज नहीं करते थे, हमेशा किसका यूज करते थे, सी रूट का हम लोग यूज करते थे। इसीलिए कहते हैं कि वास्को डी गामा ने क्या करा था, इंडिया का डिस्कवर किया था। क्यों किया था, बिकॉज यूरोप से कनेक्ट करने के लिए पहला सी रूट जो है वो इन्होंने ही डिस्कवर किया था, जिसके थ्रू इंडिया में सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे, हमारे पोर्तुगीज थे, और जो एंड तक आज तक भी हमारे यहाँ पर रहे हैं वो कौन है, पोर्तुगीज हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, या फिर आइदर 2 और 3 ओनली। इसका आंसर आपका यहाँ पर है सिर्फ 1 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, जब आपका इल्तुतमिश का रूल था उस समय चंगेज खान ने डिफीट किया था जलाउद्दीन नियर दी बैंक ऑफ, कहां पर, इंडस के पास। तो इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसमें सुल्तान ऑफ दिल्ली था, जो कि 1325 से लेकर 1351 एडी तक रहा। 1398 एडी में तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया में और उसने क्रॉस किया था इंडस को और रिवेंज लिया था मुल्तान और पंजाब से, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है।
देवराया सेकेंड जो था ये आपका विजयनगर एम्पायर में रूल किया था, जिसने 1422 से लेके 1446 एडी तक। एंड वास्को डी गामा जो है वो रीच किया था केरला कोस्ट में 1498 में, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको मैंने समझाया था मॉडर्न हिस्ट्री वाले में, पोर्तुगीज आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, आपस में ही इनकी सुपरमेसी को लेकर राइवलरी होती है, और लास्ट में जो सबसे लंबे समय तक जीतते हैं वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। इसलिए हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में कौन आते हैं? ब्रिटिशर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन दी काकतीय किंगडम। तो काकतीय किंगडम के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था, ये पूछा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे काकीनदा, उसके बाद है मुत्तुपलाई, उसके बाद है आपका मुसलीपट्टनम, इसी को बाद में मसूलीपट्टनम भी बोलते थे, एंड लास्ट वन इज दी नेल्लूरू। करेक्ट आंसर इज मोतुपल्ली। अब आप इसको एक बार मैप में देख लीजिए कहां पर है। ये आपका साउथ वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मोतुपल्ली। ये है आपका पर्टिकुलरली जहां पर आपका ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है देखो, सेंट निकम्बर जो थे, निम्बरका जो थे, ये कंटेम्पररी थे आपके अकबर के, और जो सेंट कबीर थे ये आपके ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे शेख अहमद सिंह हिंदी से। कबीर के तो आपने बहुत सारे दोहे भी सुने होंगे, कबीर की बहुत सारी लिटरेचर जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो इसमें यही पूछ रहा है आपसे कि कौन किसके इन्फ्लुएंस में था, कौन किनसे कंटेम्पररी था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें आपका करेक्ट है, ये पूछ रहा है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या फिर नाइदर। चलो देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका नाइदर वन और बी, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए हैं ना दोनों ही आपके इनकरेक्ट हैं। कोई भी इनमें से किसी का कंटेम्पररी नहीं था। ठीक है, ये आपके अगर इनके बारे में आपको बताऊं तो ये नदन रीजन में एक प्रोमिनेंट लीडर थे। जब रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे ना, तो अलग अलग जगह पे कुछ फेमस पोएट और कुछ फेमस जो राइटर्स हैं वो उभर के आते हैं अपनी पोएट्री को, अपने रिलीजन को आगे फैलाने के लिए। तो उन्हीं में ही कुछ लोगों ने दोहे या फिर पोएट्री के फॉर्म में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी, और कुछ लोगों ने क्या किए, कुछ कुछ मठ का या फिर कुछ किसी रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट का उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। इन मिडाइवल इंडिया द डेजिग्नेशन महाटर्रा, देखो महाटर्रा एंड पत्ताकाली किलिया वाज यूज्ड फॉर, किसके लिए ये टर्म जो है बेसिकली यूज करते थे। ऑप्शन दे रहा है मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए करते थे, या फिर हम लोग विलेज हेडमैन के लिए करते थे, या हम उसके लिए यूज करते थे जो कि आपका स्पेशलिस्ट होता था वैदिक कल्चर में, या हम लोग यूज करते थे चीफ ऑफ क्राफ्ट गाइड के लिए। किसके लिए हम लोग इन दो टर्म्स का यूज करते थे। जैसे आज हम लोग यूज करते हैं ना कंट्री, कॉन्टिनेंट और आपका प्लैनेट, सैटेलाइट, अलग अलग टर्म जो हम लोग यूज करते हैं ना। और जैसे राज्यसभा, लोकसभा, तो इनकी अपनी अपनी मीनिंग है ना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो आपके दिमाग में क्लिक होता है ना, यस वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज दिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। तो वही पूछ रहा है कि मिडाइवल इंडिया में ये डेजिग्नेशन किसको दिया जाता था, किसके लिए हम लोग करते थे। ठीक है, ये बेसिकली आपका होता था विलेज का जो हेडमैन है, ठीक है, जो किसी विलेज को हेड कर रहा है, जो लीड कर रहा है, उसके लिए हम लोग ये टर्म यूज करते थे। मिडाइवल इंडिया में डेजिग्नेशन, ये जो दो टर्म दिए गए थे, ये किसको रिफर करते थे? विलेज हेडमैन को। ये जो इंडिविजुअल थे इनके सिग्निफिकेंट अथॉरिटी थी एंड रिस्पॉन्सिबल थे। अब आप सोचो एक विलेज के हेड है तो इनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पूरे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करके रखना। तो इनका काम ही था, रिस्पॉन्सिबल थे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव विलेजेस में। इनको अपने पर्टिकुलर विलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ करना होता था। जैसे आज एक लोकल लेवल पे डीएम करता है, डीएम का काम क्या है? अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी को मेंटेन करके रखना। तो सेम काम ये करते थे आपके विलेज हेडमैन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज बेजक, एक आपका कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल। ठीक है, नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ पुस्तिमार्ग वाज प्रोपाउंड बाय द महादेवाचार्य। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ, वन ओनली, टू ओनली, या फिर बोथ। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी टीचिंग सेंट दादू दयाल के थे। फिलॉसफी जो है ये आपकी महादेवाचार्य की थी। देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए कबीर जो था वो रिनाउंस पोएट और सोशल रिफॉर्मर था 15th सेंचुरी के, जो मैंने अभी आपको बताए थे। उनकी जो राइटिंग थी वो इन्फ्लुएंस किससे थी? मैंने आपको बताई थी भक्ति मूवमेंट से। ये किसके अगेंस्ट थे? बेसिकली रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोपोगेट। मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंस था वहां पे वन सुप्रीम बीइंग जिसको हम लोग कहते थे सारे रीजन में, वही है।
इन्होंने आपका फाउंड किया था रिलीजियस कम्युनिटी जिसको हम लोग कहते थे कबीर पंथ। वही मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपने अपने विचारों को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग सभाएं या समितियों को बनाया था। तो इनके जो फॉलोअर्स थे उनको हम लोग कहते थे कबीर पंथीस। ये ग्रेटली आपके इन्फ्लुएंस थे किसे, गुरु सेंट स्वामी रामानंद से। इनके जो वर्क हैं बेसिकली वो क्या है, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बैजक, कबीर ग्रंथ वाली, एंड ये सब इसके आपके करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इंडियन हिस्ट्री के कंसेप्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछा है। आरकोट जो है निजामत का ये इंपॉर्टेंट था, एमर्ज हुआ था फ्रॉम द हैदराबाद स्टेट से, ये पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है किंगडम ऑफ मैसूर जो है ये आपका एमर्ज हुआ है, कह रहा है विजयनगर एम्पायर से। और जो अभी आपका किंगडम ऑफ रोहिलखंड है ये आपका फॉर्म हुआ है टेरिटरी कंक्वायर्ड बाय द अहमद शाह दुरानी के द्वारा। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। आरकोट निजाम एमर्ज हुआ है हैदराबाद स्टेट से, किंगडम ऑफ मैसूर जो है वो एमर्ज हुआ है विजयनगर एम्पायर से, किंगडम ऑफ रोहिलखंड जो है वो आपका बना है टेरिटरीज कंक्वायर्ड बाय द अहमद शाह दुरानी के द्वारा। सॉरी, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सिर्फ आपका 2 ओनली। देखो क्या हुआ था, जैसे ही आपका डिक्लाइन शुरू हुआ था मुगल एम्पायर का, मुगल एम्पायर बेसिकली क्या था मैं आपको समझाती हूँ। मुस्लिम का इन्वेजन जब इंडिया में हुआ था तो द फर्स्ट बैटल इज दैट इज बैटल ऑफ तराइन, उसके बाद मुस्लिम्स का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट शुरू होता है। तो उसमें एक स्लेव था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उस स्लेव को ये दिल्ली में छोड़कर गए, तो उस स्लेव ने आपकी क्या बनाई पूरी दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत बनाई। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, और दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें है आपकी दैट इज मुगल। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत में आपकी अलग अलग 5 जो थी वो डायनेस्टीज थी। इसका जो फाउंडर था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो आपका मुगल है, मुगल में सबसे पहले आपके कौन आए थे, आपका बाबर आया था जिसने यहाँ पे इब्राहिम लोदी के साथ वॉर किया और आपके मुगल का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, जैसे जैसे औरंगजेब के एंड के बाद मुगल धीरे धीरे आपका कमजोर पड़ने लगा और जितने भी पावरफुल लीडर्स थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो एक तरह से इसका एंडिंग स्टार्ट हो गया। तो जैसे डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी में, तो निजाम ऑफ आरकोट जो था वो आपका एमर्ज हो गया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। समझ रहे हैं, अब ये इनके कंट्रोल में थे, इनको जैसे लगा कि अब तो ये इनका कंट्रोल जो है हटने वाला है, ये खुद आपके इतने पावरफुल नहीं है, तो उन्होंने बैक स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर निजाम ऑफ आरकोट जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे एमर्ज हुआ। इट वाज द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द हैदराबाद स्टेट बट इट डिड नॉट गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे होता है। क्लियर, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। With reference to the medieval India, which one of the following is the correct sequence in the ascending order of term of size? यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स और साइज को आपको अरेंज करने को बोला है, उसके बेसिस पे कौन सा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है ये पूछ रहा है। देखो क्या है, परजना, सरकार एंड सुबह। सेम ऐसे ही सरकार, प्रजना और सुबह, इसको मतलब इसने रीअरेंज किया है, सफल किया है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा प्रजना, सरकार और सुबह। अब क्या है इसको समझिए, देखिए तभी आपको समझ आएगा ये एक्चुअल में है क्या। मुगल एम्पायर जो है ये एसेंशियली आपके मिलिट्री थे इनके नेचर में, मैंने आपको बताया ना, इनका काम ही ये था। बाबर ही इनका जो पहला लीडर था वो भी आपका खुद एक मिलिट्री रूल था, उसने भी खुद यहाँ पे आके लड़ाइयां करी, तो उनका बाय प्रोफेशन यही था। वेयर द वर्ड ऑफ द एम्परर वाज लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो था यहाँ पर वो हाईली सेंट्रलाइज था एंड व्यू बाय द स्टोरी लाइक द इरफार अबीब, अतर अली, इन सब ने जो बताया कि जो इसका पॉलिसी था, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा हाईली एडमिनिस्ट्रेट था, मतलब सेंट्रलाइज था। ठीक है, मुगल एम्पायर जो है वो आपका डिवाइडेड था इनटू किसमें, सुबह में, और सुबह जो है ये फर्दर डिवाइडेड था किसमें, सरकार में, और सरकार फिर आपका फर्दर डिवाइड था प्रजना में, एंड प्रजना इज द वेरियस विलेजेस अंडर देम। इनके अंदर आपके अलग अलग बहुत सारे कौन थे, आपके विलेजेस थे। समझ में आ रहा है, तो क्या था यहाँ पर ये प्रजना और सुबह के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर मुगल एम्पायर जो थे ना, ये इनके बाद आफ्टर द डिक्लाइन, इनके बाद धीरे धीरे जो है यहीं पे ही कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पर कौन हो जाते हैं, हमारे अनदर एम्पायर आने स्टार्ट हो जाते हैं इन दी मिडल टाइम इटसेल्फ। मिडल टाइम में ही जब थी ना
तभी हमारे यहाँ पर अलग अलग फॉरेन एम्पायर आते हैं, जिसमें आपके पोर्तुगीज आते हैं, आपको बताया था मैंने, ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं और फ्रेंच आते हैं। आपस में ही इन चारों में भी सुपरमेसी को लेके फोरों में वॉर होती है। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा सुप्रीम बनता है वहीं से ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। तो ओवरऑल बेसिकली जो मिडिवल हिस्ट्री शुरू होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द दिल्ली सल्तनत, सेकंड वन इज द मुगल एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के लिए गौरी आते हैं, गजनी आते हैं। तो जब अपने स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में छोड़ के जाते हैं तो क्या करता है वो, यहाँ पर दिल्ली में अपनी एक स्लेव डायनेस्टी बनाता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारी 5 डायनेस्टी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपकी आती है, सबसे पहली डायनेस्टी का नाम ही इसलिए उसने क्या रखा, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आपकी आती है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। फिर आपकी आती है तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आपकी आती है सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट वन इज दी लोधी डायनेस्टी। तो ये है आपकी पूरी की पूरी डायनेस्टी का एक क्रोनोलॉजी, जो किसके अंदर आती है, आपकी दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, ठीक है। तो ये स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही फाउंड करी थी। उसके बाद इन्होंने ही कुतुब मीनार का स्टार्ट करवाया था, बट आफ्टर टाइम इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो दूसरा आया था इल्तुतमिश, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्टार्ट किया था कुतुब मीनार, उसको फिनिश करवाया। उसके बाद खिलजी में एक फेमस रूलर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फेमस बिकॉज उसने पैन इंडिया में रूल किया था। एंशिएंट हिस्ट्री में अकबर था और मिडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने पैन इंडिया पे रूल किया था। पैन इंडिया का मतलब होता है इन दी कंप्लीट इंडिया, कंक्वायर, हर एक जगह के रीजन को उन्होंने जीत लिया था। तुगलक, फिर सैयद एंड उसके बाद लोधी। लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था दैट इज इब्राहिम लोधी। उसी के साथ आपकी उसी के समय में कौन आ जाता है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में आ जाते हैं बाबर। तो बाबर जैसे ही आते हैं तो बाबर क्या करते हैं, बाबर तोपों का यूज करते हैं। तो तोपों का यूज करते हैं तो बहुत जल्दी किसी भी बैटल को ये जीत जाते हैं। तो बाबर यहाँ पे आपका क्या करते हैं, अपनी एक नया एम्पायर शुरू करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मुगल एम्पायर। क्लियर? तो मुगल एम्पायर का एक बहुत ही राइज फेज होता है। आफ्टर अ टाइम धीरे 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 मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन होता है। तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो यहीं पर ही आपके फॉरेन इन्वेजन इंडिया में होते हैं, जिसमें यहाँ पर कौन आते हैं, अलग अलग फॉरेन एम्पायर्स आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरऑल थोड़ी क्रोनोलॉजी और थोड़ा सा आइडिया बताया। अगर आपको अभी भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में, एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। सून जल्दी ही मिलेंगे आपसे। तो तब तक आप इसको रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। सो थैंक यू।